आसमान की ऊंचाई तो सिर्फ इस तिरंगे की है। अब तो इसी के साए के तले चला है मुझे। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब अमिताभ बच्चन का नाम ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी हुआ करता था। एक ऐसा सितारा जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि फिल्मों के पर्दे पर भी सब पर हावी रहता था। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी आई जिसने उनके उस सुपर स्टारडम पर सीधे वार किया, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये वही अमिताभ है जिसे हम पूछते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1983 की फिल्म पुकार की। अमिताभ की वो फिल्म जिसने उनका स्टारडम छीन लिया और एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गए। ये शीर्षक शायद आपको थोड़ा अजीब लगे क्योंकि 1983 तक अमिताभ का जलवा कायम था, लेकिन ये वही दौर था जब उनके स्टारडम का सूरज ढलना शुरू हुआ। पुकार को उन्हीं फिल्मों में गिना जाता है जो ये बताती है कि अब दर्शक सिर्फ अमिताभ का स्टाइल देखने नहीं बल्कि अच्छी कहानी देखने भी थिएटर आ रहे थे। 1983 ये साल तो अमिताभ के लिए कई मायनों में बुरा साबित हुआ। फिल्में भी कुछ खास नहीं चली और कुली की शूटिंग के दौरान वो भयानक हादसा भी हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। पुकार उसी साल आई थी जब बॉक्स ऑफिस पर महान, नास्तिक और अंधा कानून जैसी फिल्में भी आई थीं जो उम्मीद के मुताबिक चली नहीं। शक्ति जैसी बड़ी हिट के बाद जब पुकार आई तो ये फिल्म उस समय के हिसाब से एकदम अलग थी, लेकिन ये अलगपन दर्शकों को शायद पसंद नहीं आया। फिल्म के निर्देशक थे रमेश बहल, जिन्होंने इससे पहले अमिताभ और रणधीर कपूर के साथ कस्मे वादे जैसी हिट दी थी। उन्होंने गोवा के आज़ादी के संघर्ष पर दांव खेला। ये एक ऐसा विषय था जिस पर बॉलीवुड में बहुत कम काम हुआ। हमारी आज़ादी 1947 में हो गई, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिली 19 दिसंबर 1961 को। फिल्म की कहानी इसी पृष्ठभूमि पर सेट थी। पुकार की कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के रामदास से, जिसका नाम ही देशभक्ति की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। उसका पिता गोवा के आज़ादी के लिए लड़ने वाले देशभक्तों में शामिल है, जिन्हें पुर्तगाली सरकार आतंकवादी मानती थी। एक रात रामदास अपने पिता को भागते हुए देखता है। पुलिस से बचने के दौरान जब उसके पिता बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं तो वो अपने साथी से गुजारिश करते हैं कि उन्हें गोली मार दे ताकि वो पकड़े ना जाएं और यातना ना सहनी पड़े। लेकिन रामदास ये सच समझ नहीं पाता। वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता को एक तथाकथित देशभक्त के हाथों मरते हुए देखता है और उसे लगता है कि इन देशभक्तों ने ही उनके पिता को मारा है। बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बचपन की इस गलतफहमी की वजह से रामदास के मन में देशभक्तों के लिए भयानक नफरत भर जाती है। वो अपना नाम रामदास को बदलकर रॉनी रख लेता है ताकि उसका उस देशभक्ति से कोई नाता ना रह सके जिससे उसे इतनी तकलीफ मिली। रॉनी बड़ा होकर एक बड़ा स्मगलर, एक क्राइम बॉस बन जाता है। अब आप देखिए, ये पहली बार था जब अमिताभ का एंग्री यंग मैन का किरदार अपने गुस्से को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो नायक नहीं था, एक तरह का एंटी हीरो बन गया जो अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने वाले आज़ादी के सिपाहियों को पकड़ने में करता है। ये बात उनके फैंस को हजम नहीं हुई क्योंकि उनका हीरो हमेशा न्याय के लिए लड़ता आया है, गलत लोगों का साथ नहीं देता। एक दर्शक ने तो ये भी कहा कि एक आम इंसान के लिए जिसे भारत में देशभक्ति की पूजा करते हैं, उसके लिए देश के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन को देशभक्ति के खिलाफ और पुर्तगाली उत्पीड़नों के साथ काम करते देखना बहुत अजीब था। दरअसल 80 का दशक आते आते अमिताभ की फिल्मों में कहानी से ज्यादा उनके स्टारडम को भुनाने पर ध्यान दिया जाने लगा था। फिल्मों को बस वन मैन शो की तरह बनाया जाता था। पुकार भी इसी का शिकार बनी। जीनत अमन, जो उनकी प्रेमिका जूली का रोल कर रही थी, बेहद खूबसूरत लगी, खासकर उस सुपरहिट गाने में समंदर में नहा के। लेकिन अभिनय के नाम पर उनका रोल बहुत छोटा था। रणधीर कपूर, जो शेखर नाम के क्रांतिकारी बने थे, वो भी एक्शन दृश्यों में अजीब लगे और उनका किरदार भी अमिताभ के सामने दब गया। और टीना मुनीम, उन्हें तो ना के बराबर रोल मिला, जिसे लोगों ने ब्लिंक एंड मिस यानी पलक झपकाई और मिस हो गया ऐसा कहा। फिल्मों में सिर्फ अमिताभ का स्टाइल दिखाने की कोशिश की गई, जिससे बाकी कलाकार सिर्फ सेट का हिस्सा बनकर रह गए। फिल्म का एक और पहलू था जिसे रमेश बहल ठीक से संभाल नहीं पाए, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन का प्रवाह।
कहानी एक अच्छे ड्रामा और एक्शन के बीच झूलती रही, लेकिन फिल्म में जगह जगह पर ऐसे गैप्स और जंप्स थे जिससे दर्शक कंफ्यूज हो जाते थे कि आखिर चल क्या रहा है। लोगों को लगा कि कहानी कहने का तरीका अमिताभ की दूसरी बेहतरीन फिल्मों जैसे शोले या मुकद्दर का सिकंदर जितना मजबूत नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे मजबूत हिस्से की, यानी संगीत की। R.D. बर्मन यानी पंचम दा का संगीत इस फिल्म की जान था। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन गाने चार्ट बस्टर बन गए। खासकर 3 गाने तो आज भी सुने जाते हैं। पहला, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। ये गाना जीनत अमान पर फिल्माया गया था और उनकी खूबसूरती ने गोवा के बीच पर 4 चांद लगा दिए थे। इसकी धुन और बोल तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ गए। दूसरा, तो मायके मत जाइयो। ये एक दिलचस्प गाना था क्योंकि इसे खुद अमिताभ बच्चन ने R.D. बर्मन के साथ गाया था। उस समय किशोर कुमार और अमिताभ के बीच कुछ मतभेद की खबर आई थी। शायद इसलिए अमिताभ ने खुद ही कई गाने गाए और ये गाना बिने का गीत माला में सुपर हिट रहा। तीसरा, बच के रहना रे बाबा। ये गाना आज भी एक कल्ट क्लासिक है। संगीत ने फिल्म को सहारा जरूर दिया, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट उसे बचा नहीं पाई। फिल्म का सबसे बड़ा मुद्दा क्लाइमेक्स के पास आता है। रॉनी यानी अमिताभ का किरदार शेखर यानी रणधीर कपूर को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके लिए उसे फांसी की सजा मिलती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर रॉनी को पता चलता है कि शेखर के माता पिता वो ही लोग हैं जिन्होंने बचपन में उसे गिरफ्तार होने से बचाया था। और बस ये सच्चाई जानते ही रॉनी अचानक से एक झटके में पुर्तगालियों का साथ छोड़कर देशभक्तों की तरफ हो जाता है। रिव्यूज में लोगों ने सीधे कहा कि ये बदलाव बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था, सिर्फ इसलिए कि किसी ने बचपन में तुम्हारी मदद की थी। तुम इतने सालों की नफरत और अपनी पूरी क्रिमिनल लाइफ को रातों रात नहीं बदल सकते। ये बदलाव इतना अचानक था कि डायरेक्शन कमजोर लगा और दर्शकों को लगा कि उन्हें सिर्फ एक फॉर्मूला वाला खुशहाल अंत देने की कोशिश की गई है। और अंत में एक बहुत खास और दर्द भरी कहानी है जो फिल्म के क्लाइमैक्स से जुड़ी है। असल में फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा लिखा गया था कि अमिताभ बच्चन अपने विलन प्रेम चोपड़ा को मारने के बाद खुद मर जाते हैं, लेकिन 1983 में कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ का वो भयानक हादसा हुआ जिसमें वो मौत के मुंह से वापस आए। उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। प्रोड्यूसर को लगा कि अब दर्शक अपने हीरो को पर्दे पर मरते हुए नहीं देख पाएंगे, इसलिए क्लाइमैक्स को आनन फानन में बदला गया और खुशहाल अंत दिया गया जहां अमिताभ जिंदा रहते हैं। भले ही फिल्म गोवा मुक्ति के गौरवशाली क्षणों को दिखाती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपनी पुकार सुना नहीं पाई। पुकार फ्लॉप रही और ये उन फिल्मों में से एक बन गई जिसने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को ये बड़ा संकेत दे दिया कि अब सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, कहानी भी दमदार चाहिए। ये उनके स्टारडम के पतन की शुरुआत थी जिसने उन्हें अर्श से थोड़ा नीचे ला दिया। फिल्म देखने लायक जरूर है, लेकिन ये अमिताभ की उन बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में तो कहीं नहीं आती।